हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 6 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन की स्मिथ अभिक्रिया और एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रियाओं में कैसे भिन्नता प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे से, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके पिछले पार्ट में भी हमने आपको पार्ट 5 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे पार्ट 6 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन की स्मिथ अभिक्रिया और एल्डिहाइड और कीटोन अपनी अभिक्रियाओं में कैसे भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं आसानी से, इसलिए हमने इसको लिख कर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। स्मिथ अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ध्यान दें, कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल यौगिक की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे एल्डिहाइड RCHO इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजोइक अम्ल, ध्यान देंगे HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल होता है और यहीं पर यदि NH3 होगा तो अमोनिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है HN3 है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। HN3 है तो हाइड्रोजोइक अम्ल है ना। अगर यह NH3 होता तो क्या होता, अमोनिया होता। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल है HN3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो यही एल्डिहाइड साइनाइड क्रियात्मक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। RCN यहीं पर एक जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, एल्किल साइनाइड। और जो कंपाउंड बनेंगे प्राइमरी एमीन RNaCHO प्लस N2 और यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से कीटोन कंडीशन में, कीटोन का जब हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पर सांद्र H2SO4 होगा तो यहाँ पर साइनाइड नहीं बनता बल्कि सिर्फ प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। बनेगा क्या, RNH2 कार्बन डाइऑक्साइड और N2। ठीक है ना। ये है स्मिथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुछ है नहीं, सिर्फ आपको हाइड्रोजोइक अम्ल का एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया कराने पर, एल्डिहाइड जब हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराता है तो दो क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है, एल्किल एमीन और प्राइमरी एमीन का। लेकिन जब कीटोन अभिक्रिया करता है तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए हम अब आपको बताते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में भिन्नता, एल्डिहाइड और कीटोन कैसे अभिक्रियाओं में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में देखें। एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में भिन्नता मतलब अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो सभी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में भिन्नता, पहला है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। ध्यान देंगे, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है ना। लिखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का रेजिन बनाते हैं, है ना। भूरे रंग का क्या बनता है, रेजिन बनता है। कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन कीटोन नहीं देगा, सिर्फ ये प्रक्रिया किस में होती है, एल्डिहाइड में। इसका मतलब कि यदि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, छोड़कर अन्य एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का क्या बनाते हैं, रेजिन बनाते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया जो है ये कीटोन क्या करता है, नहीं देता है। हमने बताया
कि ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करती है, भिन्नता प्रदर्शित करती है और ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देता है। तो एल्डिहाइड है RCHO इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो भूरे रंग का क्या बनता है, रेजिन बनता है, लेकिन यह अभिक्रिया कीटोन नहीं देता है। ठीक है ना, ध्यान देंगे आगे। अगला रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है, कैनिजारो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, वे ऐसे यौगिक होते हैं जो अभिक्रिया संपन्न कराते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। मतलब कि कैनिजारो अभिक्रिया वह कंपाउंड प्रदर्शित करेंगे या देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड, आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु मेथिल अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अणु फार्मिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत करता है। कहा कि फॉर्मल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराने पर फॉर्मल्डिहाइड का एक मालिक्यूल मेथिल अल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अणु फार्मिक अम्ल के लवण में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। इसका मतलब कैनिजारो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं। इसका मतलब कि कैनिजारो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड के दो मालिक्यूल का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, हमने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड का जो एक मालिक्यूल है, यहाँ पर दो मालिक्यूल हैं, फॉर्मल्डिहाइड का एक मालिक्यूल मेथिल अल्कोहल में और दूसरा मालिक्यूल फार्मिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर HCOO है, ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक जो मालिक्यूल है वो मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और जो दूसरा मालिक्यूल होगा वो फार्मिक अम्ल होगा, HCOOH होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम एफार्मेट होगा। ये क्या होगा, सोडियम फार्मेट होगा, है ना। तो यहाँ पर H के स्थान पे क्या है, सोडियम है, ये क्या होगा, सोडियम फार्मेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कैनिजारो अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया वही यौगिक देंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होगा। आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की कंडीशन में फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। आप इस तरह से जान सकते हैं यहाँ पर कि HCHO होता है, HCHO, तो यहाँ पर C+O × H, इस कार्बन से आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है। जब कोई कार्बन नहीं है तो उस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो जब कोई कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन हम गिनते हैं इसको कि जब किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है, इस कारण से इस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। देखेंगे तो इस कारण से ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा और जिस पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में स्वतः है ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। हमने बताया आपको कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कैनिजारो अभिक्रिया करते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में स्वतः है ऑक्सीकरण और किसकी प्रक्रिया होती है, अपचयन की, स्वतः संपन्न होती है। ठीक है ना, तो ये था कैनिजारो अभिक्रिया। आइए अगला रिएक्शन है टिसेंको अभिक्रिया। टिसेंको रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड की एल्युमिनियम एथॉक्साइड से क्रिया कराने पर एस्टर बनता है। इसका मतलब ये है कि यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का एल्युमिनियम एथॉक्साइड से क्रिया कराएं, उत्प्रेरक एल्युमिनियम एथॉक्साइड से क्रिया कराएंगे
तो किस क्रियात्मक समूह का निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होगा। मीन्स कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कन्वर्ट होगा किस क्रियात्मक समूह में? एस्टर में। ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है, ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है रिएक्शन कि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का एल्युमिनियम एथॉक्साइड ट्राई, यहाँ पर देखें Al, और ये क्या है? एथॉक्साइड C2H5O थ्राइज, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो एल्युमिनियम एथॉक्साइड का जब हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह बदल जाता है किसमें? एस्टर में। और यही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? टिसेंको अभिक्रिया। यही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? टिसेंको अभिक्रिया। ठीक है ना। कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा कि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का जब हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है? एस्टर क्रियात्मक समूह में। ठीक है ना। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया से अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया से अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामाइन या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। मीन्स कि इस तरह से पूछता है कि अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा? तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामाइन या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। ध्यान देंगे, कुछ है नहीं ज़्यादा। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल का अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 6 और N4। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो बनेगा हेक्सामेथिलीन। यहाँ पर मेथिलीन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल। इस कारण से हमने क्या लिखा? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। एमीन N4 है, इस कारण से टेट्राएमीन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर CH2 में जो कन्वर्जन हुआ, यहाँ पर जो HCHO है, ASCHO, ACH2O है कि नहीं? यही CH2O है ना। और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल। और यही 6 मॉलिक्यूल, यही जो 6 मॉलिक्यूल है यही कन्वर्ट होगा किस में? CH2 6 में। और यहीं पर क्या जुड़ गया? नाइट्रोजन N4, ऑक्सीजन विस्थापित हो गया और ऑक्सीजन निकल क्या बना लिया? 6CH2O बना गया, है कि नहीं? यही तो बना है यहाँ पर ना। तो यही जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको लिख सकते हैं क्या? CH2O, और यही ऑक्सीजन नाइट्रोजन द्वारा विस्थापित होगा तो बने क्या? CH2 6N4 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और जो 4NH2 है यहाँ पर 4NH2 था। 4NH2 में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं? 4NH3 है, सॉरी 4NH3 है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 12 हैं। तो 6H2O मतलब 6 दूनी 12 और 6 ऑक्सीजन मीन्स कि 6H2O बनेगा। यही जो हमने यहाँ पर लिखा है वही वहाँ पर आपको बता रहे थे। तो यही CHO को लिख सकते हैं CH2O, और जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सा का प्रयोग इस वजह से हुआ क्योंकि मेथिलीन कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल है ना। टेट्राएमीन 4 है, टेट्राएमीन, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ठीक है ना। देखें हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का जो फार्मूला है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन के सादृश। सिर्फ अंतर इतना होगा कि बेंजीन के हर एक पोजीशन पे कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर 3 नाइट्रोजन भी जुड़े होंगे, है ना। विषम चक्रीय रिंग होगा, यहाँ पर विषम चक्रीय रिंग होगा। इस प्रकार से बनेगा N के 4 मॉलिक्यूल और मेथिल के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल। ये इसका किसका स्ट्रक्चर है? यूरोट्रोपिन का। यूरोट्रोपिन का जो उपयोग होता है इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरोट्रोपिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे आप यूरोट्रोपिन पे।
यूरोट्रॉपिन एक क्रिस्टलीय यौगिक है जिसका उपयोग औषधि के रूप में गठिया और मूत्र प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। ध्यान देंगे, गठिया रोग में और यूरिन एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? यूरोट्रॉपिन का। तो आपको चाहे यूरोट्रॉपिन पूछे या हेक्सामाइन पूछे या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन पूछे, फार्मूला वही होगा। ठीक है, हमने बार बार कहा कि ये इंपॉर्टेंट बहुत रिएक्शन है। आप देखेंगे यूरोट्रॉपिन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे बनता है, बेंजीन के सादृश बनेगा, लेकिन सिर्फ अंतर इतना होगा कि बेंजीन में हर एक पोजीशन पे कार्बन होता है, यहाँ पर क्या होगा, 3 स्थान पे नाइट्रोजन होगा और बीच में नाइट्रोजन के साथ मेथिल जुड़े होंगे। 6 मॉलिक्यूल है मेथिल के। ठीक है ना। तो ये था यूरोट्रॉपिन। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ और भी रिएक्शन है, ध्यान देंगे। यहाँ पर बहुलकीकरण। बहुलकीकरण आप पहले जाने बहुलकीकरण होता है क्या, यहाँ पर हमने आपको समझा देते हैं। बहुलकीकरण का मतलब क्या है? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर, जैसे यहाँ पर देखें छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। ये प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाएगी, है ना। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलकीकरण। हमने कहा कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन। लेकिन इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं बहुलक, पॉलीमर, और जिसके द्वारा बनता है उसे कहते हैं मोनोमर, एकलक। तो हमने आपको बताया कि जब एक से अधिक सरल अणु संयोग करके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे बहुलक कहते हैं, और जिसके द्वारा बनता है उसे मोनोमर कहते हैं, एकलक, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे एस्टल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलकीकरण होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और साधारण ताप पर, है ना। एस्टल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल का जब बहुलकीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, उत्प्रेरक क्या होगा? कंसंट्रेट H2SO4 और साधारण ताप पर। तो यही जो अणु है यही परमाणु में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ CH3 CHO थ्राइज कर दीजिए, बस क्या बन जाएगा? पैरा एल्डिहाइड, है कि नहीं? पैरा एल्डिहाइड, बस और कुछ नहीं है। और मेटा एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होगा? सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ उत्प्रेरक यहाँ पर HCl होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एस्टल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन होगा तो बने क्या? मेट एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड या कहें। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल जब होगा तो 3 जब परमाणु बनेगा तो क्या बनेगा? पैरा एल्डिहाइड। और जब 4 मॉलिक्यूल होगा तो बनेगा मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, सिर्फ ध्यान इतना देना है कि 3 मॉलिक्यूल का जब पॉलीमराइजेशन होगा एस्टल्डिहाइड को बनेगा पैरा एल्डिहाइड, और जब 4 मॉलिक्यूल के एस्टल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन होगा HCl उत्प्रेरक और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बनेगा मेटा एल्डिहाइड। कीटोन का पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, मीन्स कि यह अभिक्रिया कि कीटोन और एल्डिहाइड में पृथक्करण को प्रदर्शित करता है। कहने मतलब यह है कि एल्डिहाइड यह अभिक्रिया देती है, लेकिन कीटोन यह अभिक्रिया, कीटोन का पॉलीमराइजेशन नहीं होता है ना। कीटोन का बहुलकीकरण नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, यह भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरीटोन बनाता है। कैसे बनाएगा? ध्यान देंगे, यहाँ पर क्लोरीटोन जो बनता है या एसीटोन अभिक्रिया देता है, लेकिन एल्डिहाइड नहीं देता है। ये क्या है? एसीटोन है। ध्यान देंगे, एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होगा, जिसे आप जानते हैं CHCl3। कुछ करना है ही नहीं, HCCl3। H कहाँ पर जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि H+ होता है तो जोड़ दीजिए ना। तो H कहाँ पर जोड़ेंगे? ऑक्सीजन पे, तो OH हो जाएगा। और CCl3 कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन पे, CCl3। और ये ऐसे रहने दीजिए, CH3 है और CH3 हो गया ना।
CH3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होगी, H प्लस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा तो OH बन गया, और CCl3 उसके विपरीत कार्बन पे जुड़ जाएगा तो CCl3, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्लोरोफॉर्म का जो H मालिक्यूल होगा ऑक्सीजन पे जुड़ेगा तो OH बन जाएगा, और जो शेष बच रहा है CCl3 वही कार्बन पे जोड़ दीजिए उसके विपरीत आवेश पर, तो बन जाएगा CH3 OH इंटू CCl3, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। ध्यान देंगे यहाँ पर। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ध्यान दें एक बार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरीटोन बनाता है। तो यहाँ पर देखें, एसीटोन जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है, और यह जो क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देगा। तो एसीटोन का जब क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराएगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यही हमने कहा कि H को ऑक्सीजन पर जोड़िए और CCl3 उसके विपरीत ये कार्बन पर जोड़ दीजिए, बन गया क्या, OH और CCl3 इंटू CH3, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरीटोन, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। ठीक है ना। इस प्रकार से एथॉल, एल्डिहाइड और कीटोन कैसे एक दूसरे से रासायनिक गुणों में अपने भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आप लोग इसका नोट्स जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से बनाते रहेंगे, इसीलिए हम नोट्स बनाकर ही आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको नोट्स बनाने के लिए। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।